तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम देखते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ से प्रियम्बल की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद कई कंट्रीज़ ने इसका इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाया, जिसमें इंडिया भी शामिल है। प्रियम्बल को हम एक तरह से कह सकते हैं, दिस इज द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है, कोई भी किताब होती है तो उसकी इंट्रोडक्शन और प्रीफेस होती है, तो उसके तरह काम करता है हमारा प्रियम्बल। और एक तरह से हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी भी कह सकते हैं। N.A. पलखीवाला एक बहुत बड़े और फेमस ज्यूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। उन्होंने प्रियम्बल को कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड। इट इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के ऊपर आधारित है। इट इज़ बेस्ड ऑन दैट ओनली, एंड इट वाज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद इसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। और इसका एक बार अमेंडेड भी किया गया है इसको। 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। इन्होंने 3 न्यू वर्ड्स इसमें ऐड किए। पहला सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अब देखते हैं कि हमारा प्रियम्बल क्या है। इसको एक रीड करते हैं एक बार। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Now we will talk about the 4 ingredients or components our preamble is having. First ingredient is, what is the source of authority of the Constitution? The source of authority of our Constitution, the preamble states that it derives its authority from the people of India. हमारे संविधान को अधिकार कहाँ से मिलता है? हमारे देश के लोगों से। Second is the nature of the Indian state. हमारा भारत देश किस तरह का देश है, इसका क्या नेचर है? तो प्रियम्बल बताता है ये सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिकन है। ये सारे वर्ड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, क्या मीनिंग है इसका। अब थर्ड आता है कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। और चौथा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को किस दिन अडॉप्ट किया गया था, डेट क्या था। तो डेट बताया गया है नवंबर 26, 1949। ये कुछ खास इंग्रेडिएंट्स थे जो हमारे प्रियम्बल में पाए जाते हैं। प्रियम्बल के द्वारा हम इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रियम्बल के जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनका क्या मीनिंग है।
कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, इन सबको अब नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड है सोवरेन। सोवरेन क्या दर्शाता है? सोवरेन दर्शाता है कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, मीन्स इंडिया इज नेदर डिपेंडेंट नोर डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, किसी और देश पर यह डिपेंडेंट नहीं है, किसी और देश के अंडर ये नहीं आता है। संप्रभुता, सोवरेन मीन्स संप्रभुता, इसके ऊपर और कोई अथॉरिटी नहीं है। और हमारा देश इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स को कंडक्ट करने के लिए टोटली फ्री है, किसी और पर या किसी और देश से या किसी और अथॉरिटी से इसको इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। अब एक सवाल आता है कि 1949 में इंडिया ने जो है अपना फुल मेंबरशिप किसका, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का, इसको कंटिन्यू करने के लिए डिक्लेयर किया था और ब्रिटिश क्राउन को एक्सेप्ट किया था एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। दिस इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन, मीन्स ये डिक्लेरेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की बात है। लेकिन ये मेंबरशिप लेना, सो कंटिन्यू करना, इट डज नॉट अफेक्ट इंडियाज सोवेरेनिटी इन एनी मैनर। इस पर इंडिया के संप्रभुता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडियाज मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन सिमिलर वे, इन्हें यूएनओ का मेंबर होना भी कोई लिमिटेशंस नहीं पैदा करता है इंडिया के सोवेरेनिटी पे। इंडिया इज टोटली फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एज ए सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन एक्वायर एनी फॉरेन टेरिटरी। कोई बाहर के क्षेत्र को जो हमारे देश में शामिल नहीं है उसको एक्वायर कर सकता है और अपना टेरिटरी का कोई एक हिस्सा किसी फॉरेन स्टेट को के फेवर में दे भी सकता है और इसके लिए इंडिया को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज व्हाट सोवेरेनिटी मीन्स। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सोशलिस्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट इन 1976 by the Congress Party, but it does not mean कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट कंटेंट पहले था ही नहीं। जी हाँ, ये पहले था इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। बस हुआ ये है कि पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट कंटेंट वाज इम्प्लिसिट, अस्पष्ट था, मतलब मुखर तौर पर इसे नहीं बताया गया था, क्लियर तौर पर नहीं था। बस इस अमेंडमेंट के बाद इट हैज़ बीन मेड एक्सप्लिसिट, इसको स्पष्ट तौर पर जो है बता दिया गया कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन है इज सोशलिस्ट इन नेचर। कांग्रेस पार्टी ने इसको लाया था और कांग्रेस पार्टी ने अवधि सेशन हुआ था उनका एज अर्ली एज 1955 और उसमें खुद अपने पार्टी के लिए भी इन्होंने एक रिजोल्यूशन लिया था कि हम इस्टेब्लिश करेंगे सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी और उसके अकॉर्डिंगली ही इन्होंने इस वर्ड को ऐड किया प्रियम्बल में। हमारा जो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ये कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है, लोकतांत्रिक सोशलिज्म है और ये साम्यवादी सोशलिज्म नहीं है। इसको स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। कम्युनिस्ट सोशलिज्म में
होता क्या है कि सभी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नेशनलाइज्ड कर दिया जाता है, सरकारी हो जाता है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया जाता है। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में हम बिलीव करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, मीन्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स एक साथ एग्जिस्ट करता है साइड बाय साइड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम है टू एंड पॉवर्टी, गरीबी, इग्नोरेंस, अज्ञानता, डिजीज, बीमारी एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मीन्स सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, बराबर अधिकार मिलना चाहिए। इंडियन सोशलिज्म एक जो है मार्क्सिज्म और गांधीज्म को फेंट कर बनाया गया है, जिसमें गांधीयन सोशलिज्म का वजन ज़्यादा है, वो ज़्यादा मिलेगा देखने को आपको। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी उस समय, और उसमें लिबरलाइजेशन है ना, उदारीकरण, प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इन 3 पॉइंट्स पर बेस्ड था ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स जो है हमारे इंडियन स्टेट का, वो थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ। अब तीसरा वर्ड है सेकुलर। सेकुलर वर्ड भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, उनके द्वारा ऐड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन 1974 कि वैसे तो सेकुलर स्टेट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड नहीं है, लेकिन इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऐसा ही स्टेट बनाना चाहते थे। तब तो आर्टिकल 25 टू 28 जो गारंटी करता है, गारंटी देता है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसको डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, इंक्लूड किया गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embodies the positive concept of secularism। कैसे? All religions in our country, हमारे देश में सभी धर्म, चाहे वो उनकी संख्या कम हो या ज़्यादा हो, कोई भी स्ट्रेंथ हो, उनको सेम स्टेटस मिला हुआ है, सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। एक ही नज़र से सरकार उसे देखेगी, चाहे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला धर्म हो या सबसे कम स्ट्रेंथ वाला धर्म, बराबर का दर्जा दिया जाता है। अब फोर्थ वर्ड क्या है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक पहले से ही था। हमारा पॉलिटी कैसा है? डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, लोक का तंत्र है इसमें, और ये चीज़ प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है, प्रेम्बल भी इसी चीज़ को दर्शाता है। और ये किस पर बेस्ड है? डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी पे। पॉपुलर मीन्स जो सबसे ज़्यादा जो है लोगों में पसंद किया जाने वाला हो, उसी को चुना जाता है डेमोक्रेसी में। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सुप्रीम पावर किसके पास हुआ? सुप्रीम पावर हुआ पीपल ऑफ द स्टेट के पास। तो चलिए अब देखते हैं, डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल अपने सुप्रीम पावर को डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं, जैसा कि स्विट्जरलैंड में होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में 4 डिवाइसेस होते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। अब इनको मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाता हूँ। सपोज सरकार कोई बिल लाना चाहती है तो वो क्या करेगी? पब्लिक को कहेगी आप वोट करने के लिए, वोटिंग यदि अच्छा आता है तो सरकार उस पर बिल बना देगी, इसको कहेंगे हम रेफरेंडम।
दूसरा केस आता है इनिशिएटिव का, मतलब इसमें पब्लिक खुद पहल करती है। पब्लिक को कोई जो बिल बनाना चाहती है तो वो क्या करेगी, वो वोटिंग करवाएगी इस पर, और यदि काफ़ी लोग वोट करेंगे इस पर तो उस पर सरकार बिल बना देगी। तीसरा है रिकॉल, यदि सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो पीपल उसे वोट करके रिकॉल भी कर सकते हैं। चौथा है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट यदि कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो, कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो, कोई या कोई पॉलिटिकल इशू हो, तो उस पर डिसाइड करना हो तो उसमें वोटिंग करा किया जाता है। फॉर एग्जांपल यदि हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता, कश्मीर का इशू को सॉल्व करने के लिए वहाँ के लोगों से वोटिंग कराई जाती कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं कि इंडिया के साथ, तो जैसा वोटिंग आता उस हिसाब से डिसीजन ले लिया जाता। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो ये इसका हिस्सा नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब आता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल जो है डायरेक्टली पावर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वे वोट करके रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने क्षेत्र से अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, एमपी एमएलए इस तरह से। और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फिर आगे सरकार चलाती है और लॉज बनाती है। तो इस टाइप का डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दो काइंड की होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म। हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिलता है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसमें एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के प्रति फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो किया जाता है, मीन्स सभी लोग जो 18 प्लस हैं उनको सभी को अधिकार है वोट करने का, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एस्पेक्ट्स। हमारे यहाँ पीरियोडिक इलेक्शंस कराए जाते हैं, रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, आज़ाद है, हमारे इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, किसी के अंदर डिपेंडेंट नहीं है। और हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन को जो है एब्सेंस है, मीन्स हमारे यहाँ भेदभाव को जो है बढ़ावा नहीं दिया जाता है, उसके अगेंस्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमारे इंडियन पॉलिटी के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को दर्शाता है। अब जो टर्म है डेमोक्रेटिक हमारे प्रियम्बल में, वो एक ब्रॉडर सेंस में यूज किया गया है, सिर्फ पॉलिटिकल सेंस इसका नहीं है, इसका ब्रॉडर सेंस है। डेमोक्रेटिक मीन्स देयर इज टू टाइप्स ऑफ basic democracy in our country. One is social and another is economic. Social democracy, economic democracy. इस डायमेंशन को बी आर अम्बेडकर ने भी स्ट्रेस किया था जब उन्होंने अपना कंक्लूडिंग स्पीच दिया था ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज 25 नवंबर 1949, एक दिन पहले। ठीक है, उन्होंने भी इनमें उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक जिंदा नहीं रह सकती जब तक उसका बेस सोशल डेमोक्रेसी नहीं हो। सोशल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि ऐसा जीवन जिसमें लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो और फ्रेटर्निटी हो, आज़ादी हो, बराबरी हो और भाईचारा हो। तो ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो सिद्धांत है, इसको हम अलग अलग नहीं देख सकते, इसको हमें एक नज़र से देखना होगा, तीन चीज़ों का एक बंच की तरह देखना होगा इसको। मीन्स हम किसी एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा सिचुएशन, सपोज हमारे यहाँ इक्वलिटी नहीं हो और लिबर्टी हो, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कुछ लोगों के हाथों में पावर चली जाएगी, दे विल बिकम द सुप्रीम। और मान के चलिए यदि इक्वलिटी हो और लिबर्टी नहीं हो तो फिर क्या होगा? बराबरी तो है लेकिन आज़ादी हमें है ही नहीं, तो क्या होगा? इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव नहीं लेंगे। तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इन 1997 कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी चीज को इन्विजन करता है, दूरदर्शी तौर पर देखता है। एवरी सिटीजन को मिलेगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस।
और हमारे भारत गणराज्य में, भारत रिपब्लिक में क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। तो इसके तहत सभी को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए, सभी सिटीजन को। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्लेनेशन था। तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी इन ए ब्रॉडर सेंस हमारे कंट्री में तीन तरह के हैं: पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब हम देखेंगे रिपब्लिक वर्ड। डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो वो दो टाइप की होती है, एक होता है मोनार्की सिस्टम, दूसरा है रिपब्लिक। मोनार्की में क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो होता है यूजुअली एक किंग या क्वीन होता है, और उसको वो इंजॉय करता है हेरिडेटरी पोजीशन, मतलब चुन के नहीं आते वो, उसमें सक्सेशन के द्वारा द्वारा वो ऑफिस में ग्रहण करते हैं। जैसे कि किंग क्वीन है तो उनका कोई अपना वारिस, चाहे बेटा या बेटी जो भी है वो बनेंगे, फिर उनके उनके तो वो पोजीशन कोई और नहीं ले सकता, उन्हीं के परिवार के ही सदस्य होंगे। ये मोनार्की सिस्टम कहते हैं इसको। जैसे कि ब्रिटेन में है क्वीन ऑफ ब्रिटेन, प्रिंस ऑफ ब्रिटेन, क्वीन के बाद वो प्रिंस किंग बनेंगे, इस तरह से। इन ए रिपब्लिक ऑन द अदर हैंड, हेड ऑफ द स्टेट उसको चुना जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, जैसे कि 5 साल, फॉर एग्जांपल यूएसए। सो द टर्म रिपब्लिक जो है आवर प्रिम्बल में, वो इंडिकेट करता है कि इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्टेड हेड हमारा है प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, बट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड डायरेक्टली। ठीक है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years। तो क्या हो गया, इंडिया में हमारा इलेक्टेड हेड हो गया जो कि है प्रेसिडेंट। अब रिपब्लिक का मतलब जो है ना, इट मीन्स टू मोर थिंग्स। पहला कि पॉलिटिकल सोवेरेनिटी, राजनीतिक संप्रभुता, वो किस में है, वो यहाँ के लोगों में है, ना कि यहाँ किसी एक व्यक्ति के अंदर, जैसे कि राजा। दूसरा है कि यहाँ पे प्रिविलेज्ड क्लास है ना, उसका एब्सेंस है, कोई प्रिविलेज्ड क्लास यहाँ पे नहीं है, सब बराबर है। और सारे पब्लिक ऑफिसेस दे आर ओपेन्ड टू एवरी सिटीजन, सभी लोग, अपने यहाँ के सभी जो निवासी है ना उनके लिए खुला है। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। भारत इज रिपब्लिक, भारत में गणतंत्र है, मतलब गण यहाँ के लोगों का तंत्र चलता है, किसी एक आदमी का यहाँ पे नहीं चलता। जस्टिस भी ना, अब सिक्स्थ वर्ड जस्टिस है, तो जस्टिस जो प्रेम्बल में है वो भी तीन अलग अलग तरीके का जस्टिस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देता है हमें। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। डेमोक्रेसी का तीन ब्रॉडर सेंस था, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसी तरह जस्टिस का भी तीन डिस्टिंक्ट फॉर्म्स हैं। और ये हमें कैसे मिलता है? बाय द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनके द्वारा हमें मिलता है ये जस्टिस। अब सोशल जस्टिस डिनोट करता है कि सभी सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनके बीच में किसी तरह का सोशल भेदभाव नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मतलब ये भी है, सामाजिक न्याय तंत्र में हमें क्या रहता है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, सब बराबर हैं, कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा किसी इंडिविजुअल या किसी सोसाइटी को। और सामाजिक जस्टिस तभी मिलेगा जब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और
वीमेन, इन सब में इम्प्रूवमेंट होगा। इनके कंडीशंस में जब सुधार आएगी तो हम कह सकते हैं कि हमारे समाज को, हमारे लोगों को सामाजिक तौर पर जस्टिस मिला है। अब आता है इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस फिर हुआ कि हमें, हम लोगों के बीच में किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। जैसे किसी के पास ज़्यादा वेल्थ है, किसी के पास कम है, किसी की इनकम ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी के पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, किसी के पास नहीं है। तो इन आधार पर ना ये जो मतलब विषमता जो है, इनइक्वलिटीज जो है ना, इसके आधार पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते लोगों के बीच में। सब इकोनॉमिकली, अब सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। तो सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इन दोनों को मिला देना तो एक नया टर्म पैदा होता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब आगे आते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब हुआ कि यहाँ के सभी सिटीजन्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, सभी को बराबर एक्सेस मिले टू ऑल द पॉलिटिकल ऑफिसेस, और किसी भी सरकार में सबको आवाज उठाने के लिए बराबर मौका मिले। अब ये जो आइडिया है ना ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये हमें कहाँ से मिला? ये हमें इसका आइडियल सोर्स कह सकते हैं रशियन रेवोल्यूशन 1970, ये वहाँ से हमें मिला।